हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल, केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका जी, हरियाणा महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, गुजरात की महिला बाल कल्याण मंत्री और एजुकेशन मंत्री बहन श्री वसुबेन त्रिवेदी जी, किशन कुमार जी, महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री जी, मंचस्थ तो महानुभाव और सभागार में उपस्थित मेयर, जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष, एमएलए और अतिथि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने आयोजित किया है। केंद्र सरकार इसको सहयोग कर रही है। मैं मानती हूँ कि पूरे देश के लिए ये अच्छा प्रोग्राम बनेगा। मैं गुजरात से आई और पिछले 16 साल से राज्य सरकार के विविध विभागों का मैंने संचालन किया है। शुरू से लेकर एजुकेशन और महिला बाल कल्याण विभाग में संभालती। पूरे देश भर में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी और सब अच्छी तरह से जानते हैं। गुजरात में 2001 में हमारे सामने जो परिस्थिति आई, इसमें महिलाओं का साक्षरता रेट सिर्फ 59% था। तो एक अभियान के स्वरूप में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन नीचे पूरे राज्य में, हर गांव में राज्य सरकार के सभी मंत्रिमंडल, स्वयं मुख्यमंत्री जी और सरकारी कर्मचारियों 1000 से ज्यादा संख्या बनती थी। और जून महीने में जब सालाई शुरू होती थी, उसी समय 3 दिन, एक दिन में 5-6 गांव जाना है, स्कूल में जाना है और इसके पहले जो 5 साल की उम्र वाले बच्चे हैं उसका एक लिस्ट बनाना है और सभी बच्चों को साथ में लेकर शाला में भर्ती करवाना है। और बच्चा शाला में भर्ती होता है, उसी समय लड़कियों को 2000 रुपये का नर्मदा बॉन्ड दिया जाता था और जो 7वीं कक्षा वो पूरी करे, इसके बाद 2000 रुपया और इसका इंटरेस्ट ये लड़की को वापस देते थे 7वीं कक्षा पास होने के बाद। ऐसे करके आज भी वो कार्यक्रम गुजरात में चलता रहा है और इसका परिणाम ये आया है 100% बच्चे और बच्चियों स्कूल में दाखिल हो जाती हैं और 99% बच्चे स्कूल में रहते हैं। ड्रॉप आउट रेट कम हो गया है। सिर्फ ड्रॉप आउट रेट 2% है। जो घूमते फिरते परिवार है वो शायद स्कूल में नहीं जा सकते हैं, बाकी सभी बच्चों आज स्कूल में जा रहे हैं। बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, स्कूल बस पास वो फ्री में दे रहे हैं। ऐसे करके कई नई नई योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई। इसकी वजह से 2011 में जो साक्षरता का स्तर महिलाओं का आया वो 74% हुआ। ये परिणाम हम लोगों ने गुजरात में हासिल किया है। दूसरा, मैं सब बातें आपके लिए नहीं बता सकूंगी क्योंकि पूरा 10-15 मिनट मुझे समय दिया गया है। महिलाओं के लिए जो महिलाएं खास करके बीपीएल यादी में आती है, तो उसका जो डिलीवरी होती थी वो घर में होती थी और डिलीवरी के समय पे माता मर जाती है, बच्चा भी मर जाता है। इसीलिए राज्य सरकार ने एक तय कर लिया कि जितनी बीपीएल फैमिली है उसकी महिला को डिलीवरी आती है तो उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए और नजदीक में कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो जा सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी का जो खर्चा है राज्य सरकार स्वयं दे रही है। इसकी वजह से आज
महिलाओं की संख्या, जो मरने वाली संख्या थी, बहुत ही कम हो गई है और 95% डिलीवरी अब इंस्टीट्यूशनल हो गई है। कोई सरकारी हॉस्पिटल में होती है तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्च होता है वो राज्य सरकार की ओर से वो डॉक्टर को मिल जाता है। इसके साथ साथ ऐसा लगा कि जो बच्चे हॉस्पिटल में उसका जन्म तो होता है, जो छोटी छोटी बातें हैं कभी कभी हमारे ध्यान पर वो नहीं आती है। हॉस्पिटल में बालक का जन्म हो जाता है, इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर पर जाती है, गांव में जाती है, तो गर्मी लग जाती है बच्चों को, कभी कभी ठंडी लग जाती है, तो कभी कभी बारिश भी बीच में आ जाती है तो बच्चा भीग जाता है, तो तुरंत ही बच्चा बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद वो बच्चा और इसकी माँ फिर से हॉस्पिटल में जल्दी नहीं आती। वो जब हमारे ध्यान पर आया तब ऐसी स्थिति में बच्चों को घर पर पहुंचाने के लिए, माँ को घर पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक खिलखिलाट गाड़ी शुरू की। गाड़ी का नाम ही खिलखिलाट दिया, क्योंकि बच्चा हंसता है तो खिलखिलाट ऐसा आवाज आता है। तो एक गाड़ी 181 वो रहेगा, जहां महिला हॉस्पिटल में है वहां वो गाड़ी पहुंच जाएगी, और वो बच्चे और माँ को लेकर जहां भी उसको जाना है, शहर में जाना है या गांव में जाना है, तो उसके घर पर पहुंचा दी है। तो बीच में न गर्मी लगती है, न ठंडी लगती है, और न बारिश आती है। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे स्वस्थ रह जाते हैं और बाद में वो बीमार नहीं होते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो बातें वो बात ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं बनाई। दूसरा, महिलाओं को आर्थिक रीते सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। कोई प्रॉब्लम उस पर आ जाता है तब उसको ये परेशानी होती है कि उसके पास पैसे नहीं है, क्या करेगी। तो राज्य सरकार ने एक बड़े पैमाने पर सखी मंडल बनाने का प्रयास किया, शुरुआत की। आज गुजरात में 2 लाख से ज्यादा सखी मंडल बने हैं। एक सखी मंडल में 15 से 20 महिलाएं हैं, तो आप सोचिए 2 लाख सखी मंडल बने हैं, 15 महिलाएं इसमें हैं, तो 30 लाख महिलाएं इसमें जुड़ी हैं, और इसका बैंक अकाउंट हो जाता है। बैंक अकाउंट के बाद महिलाओं को पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की ओर से, और बाद में उसको ट्रेनिंग की जाती है, और ट्रेनिंग के बाद अपने अपने तरीके से महिलाएं वो आर्थिक उपार्जन का काम करती रहती है। और आज 2 लाख महिलाओं के पास 2000 करोड़ रुपया राज्य सरकार की ओर से और बैंकों की ओर से उसको दिया गया है, और ऐसी अनपढ़ महिलाएं, कम पढ़ी लिखी महिलाएं 2000 करोड़ का वहीवट कर रही है। ये हमारी उपलब्धि है। महिला में इतनी शक्ति है काम करने की, वो काम करना चाहती है, लेकिन उस पास जो कौशल्य है वो कौशल्य हम ध्यान में नहीं लेते हैं, और इसके लिए जो योजना बनानी चाहिए वो योजनाएं नहीं बनाते हैं, और बाद में महिलाएं निराश हो जाती है और कोई न कोई काम में, कोई बेकार काम में वो जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति और भी है। महिला शिक्षिका हो, नर्स बने, कोई भी बने, लेकिन इसके नाम से बैंक में बैंक अकाउंट ही नहीं होता। वो 10 पशु का पालन करे, लेकिन उसके नाम से बैंक में अकाउंट नहीं होता है, उसके नाम से कोई संपत्ति नहीं होती है। इसीलिए कई फैमिली ऐसे होते हैं कि जो महिला जब बीमार हो जाती है या तो विडो हो जाती है तब उसको परेशानी होती है। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने ये तय किया कि यदि कोई परिवार महिला के नाम से संपत्ति खरीदता है, कोई कारखाना डालता है, कोई जमीन लैंड लेता है, कोई कार खरीदता है, या कोई भी काम करता है, और उसका जो दस्तावेज होता है महिला के नाम से दस्तावेज होता है, तब उसका जो स्टैंप ड्यूटी है वो राज्य सरकार स्टैंप ड्यूटी मुक्त करती है। स्टैंप ड्यूटी होती ही नहीं है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया स्टैंप ड्यूटी का जाता है, तो चलो महिला के नाम से हम संपत्ति खरीद ले। तो आज गुजरात राज्य में 651 करोड़ रुपया की स्टैंप ड्यूटी हम लोगों ने मुक्त कर दी, वेव कर दी, और आज गुजरात में 25 लाख से ज्यादा महिलाएं संपत्तिवान बन गई है, और वो अच्छी तरह से
किया है। महिलाएं भी राज्य की और केंद्र की सेवा करना चाहती है, वो आर्मी में भर्ती होना चाहती है, वो पुलिस में भी भर्ती होना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई मौका नहीं मिलता है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इसीलिए वो इसी भर्ती में वो इसका नंबर नहीं आता है और कामकाज नहीं कर सकती है। तो मैंने ये डिक्लेयर किया कि अभी जो गुजरात में पुलिस में भर्ती होगी, इसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। और आज 8,000 पुलिस में भर्ती हो रही है, इसमें 3,000 जितनी महिलाएं पुलिस में भर्ती होगी। सभी कैडर में मैंने आरक्षण कर लिया है और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो महिलाएं भर्ती में आना चाहती है, पुलिस में एडमिट होना चाहती है, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी जो एड आई, पहले ऐसा रहा कि 5,000 की अर्जी नहीं आती थी इसमें, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने एप्लीकेशन किया है और सिर्फ 3,000 सीटें हम भरेंगे, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया है। तो उसी तरह महिलाओं को भर्ती में आएगी तो उसको सशक्त बनाएंगे और एक पूरा राज्य का जो सेवा है और सुरक्षा है, इसका दायरा में वो आ जाएगी। तो मैं मानती हूँ कि कई ऐसी स्थिति होगी जो महिलाएं अपने आप उसमें आगे बढ़ेगी और समाज की सेवा भी करेगी। इसी तरह मैंने 2014-15 का जो बजट किया, वो जेंडर बजट में रखा गया, सिर्फ महिलाओं की योजना है। वैसे तो हर एक डिपार्टमेंट में महिलाओं की योजना होती है, लेकिन अलग से कुछ नहीं होता है। तो ध्यान में आता है कि कोई भी सेक्रेटरी जब ये योजना का अमलवारी करवाने के लिए प्रयास करता है, तब महिलाओं के लिए कोई अलग योजना सोचता नहीं है, और महिलाओं की योजना नहीं सोचने की वजह से महिलाओं तक वो योजना का लाभ उसके तक जाता ही नहीं है। मैंने सोचा कि अलग से जेंडर बजट होना चाहिए, तो अलग से जेंडर बजट हम लोगों ने रखा और इसमें अलग अलग योजनाएं महिलाओं के लिए हम लोगों ने तय कर ली। मैं 1-2 योजना आपको बताऊंगी। इसमें एक योजना ये है कि जो पशुपालन में ज्यादातर महिलाएं काम कर रही है, पशुपालन में, तो हमने ये योजना बनाई कि 10 पशु का पालन कोई महिला करती है और 10 पशुओं का दूध वो दोहती है, तो उसके लिए हम लोगों ने मिल्किंग मशीन दे दिया उसको। 10 पशुपालन करती है उसको मिल्किंग मशीन हम दे रहे हैं। और डेयरी में दूध जाता है तो 2 घंटे के बाद डेयरी में से लेने के लिए आते हैं, तो हम लोगों ने बल्क मिल्क कूलर दे दिया है गांव के बीच में, एक मिल्क कूलर, जो दूध आएगा उसमें भरेगा और बाद में वो दूध वहां जाएगा। जो घास खिलाते हैं वो भी टुकड़े टुकड़े करके नहीं खिलाते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो चाप कटर महिलाओं को दिया कि जिसकी वजह से वो घास काटे और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो पशु अच्छी तरह से वो खा पाएगा। दूसरा, कई गांव ऐसे थे जिसमें दूध उत्पादक मंडलियां नहीं थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जहां भी गांव में दूध उत्पादक मंडलियां नहीं है, वहां महिलाओं की दूध उत्पादक मंडलियां बनाना है। तो आज 2,000 महिला दूध उत्पादक मंडलियां बनी है और जो महिलाएं वहां कामकाज करेगी तो कहाँ करेगी, कोई स्थान तो होना चाहिए, छोटी सी डेयरी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया कि ये गांव में जहाँ महिला दूध उत्पादक मंडलियां है, वहां 300 चौरस मीटर का एक छोटा सा प्लॉट मुफ्त में देना है और 5 लाख रुपया उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए देना है। तो आज हम लोग वहां दे रहे हैं और उस पर मकान होगा और इसमें ये महिलाएं कामकाज करेगी। तो ऐसी योजनाएं हम लोगों ने इसमें बनाई। बाकी कई योजनाएं, लेकिन मैं समय का अभाव से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं जो IAS ऑफिसर बनना चाहती है, यूपीएससी परीक्षा देना चाहती है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा देने में बहुत ही खर्च होता है। तो गरीब बेटियां होती है, गरीब परिवार की बेटी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यदि कोई भी महिला, इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया है ही नहीं, जो ऐसी बेटियां IAS, IPS या IFO की एग्जाम देना चाहती है, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए हर एक महिला को, हर एक बेटी को 90,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से कैश मिलेगा
इसमें से वो कामकाज करेगी और परीक्षा की तैयारी करके आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही हम लोगों ने काम किया है। आप सब जानते हो कि पूरे देश भर में टैक्स रेशियो कम हो रहा था। गुजरात में भी वही स्थिति थी। जब मैं मंत्री बनी तब 1000 लड़कों के सामने 810 को सिर्फ महिलाएं थी, लड़कियां थी। तो 1000 पुरुषों में 200 महिलाएं कम हो जाए तो राज्य की स्थिति, समाज की स्थिति कैसी बनेगी? वो चिंता का विषय किसी को नहीं था। लेकिन राज्य की सरकार ने, नरेंद्र भाई ने ये विषय उठाया और हम लोगों ने पूरे गुजरात भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तालुका प्लेस पर 25,000 से लेकर 1 लाख महिलाओं तक का बड़ा सम्मेलन किया और सम्मेलन में वही विषय हम रखते थे, सबको बताते थे कि ऐसी कैसी स्थिति समाज की बनेगी। और सब लोगों ने संकल्प किया, समाज ने विषय स्वीकारा और बड़ी बड़ी रैलियां समाज की ओर से भी हुई और समाज के लोग भी इकट्ठा होकर बेटी बचाना चाहिए वो भी काम किया। दूसरी ओर जो डॉक्टर थे वो भी सोनोग्राफी के माध्यम से वो सेक्स जान लेते थे और बता देते थे। इसलिए महिलाएं भी वही करती थी कि चलो बेटी है उसमें तो निकाल दो, 2000 रुपये हम दे रहे हैं। वही काम चलता रहा। तो गुजरात में जितने भी डॉक्टर थे, गायनेक डॉक्टर थे, सबका रजिस्ट्रेशन करवाया और समय समय पे वहां अधिकारी जाते थे और जो पकड़ा गया कोई तो उसको जेल की सजा होती थी। इतने कड़क नियम बनाए और मैं कहती हूँ आपको कि शायद 100 से भी ज्यादा डॉक्टरों को सजा हुई है गुजरात में। लेकिन धीरे धीरे करके ये भ्रूण हत्या का काम कम हो गया है और बच्चियों की संख्या आज 802 से बढ़कर 902 तक पहुंची है गुजरात में। फिर भी वो अच्छी तो नहीं है, 100 के सामने 100 होना ही चाहिए। कुदरत है 1 और 4 बेटियों का जन्म देता है तो 1 और 4 बेटा का भी जन्म होता है। लेकिन हमारी मानसिकता वही रहती है कि नहीं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए और बेटा चाहिए, इसीलिए एक बेटी हो और दूसरी बेटी आने वाली है कि जब ध्यान में आता है तब उसको मार दिया जाता है। वो हम पाप कर रहे हैं, ये पाप हम करते हैं। इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे जो परिवार है वो काम करते हैं। मेरे पास जो ट्राइबल का आंकड़ा है वो है कि 1000 पुरुषों के सामने 1010 बेटियां हैं ट्राइबल में। जब हमारे नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र ऐसे विस्तार है जहां कम बेटियां हैं, 1000 के सामने 700 750 बेटियां थी उसी समय। लेकिन ये जो एक पूरा अभियान चलाया राज्य सरकार ने, ये अभियान की वजह से आज अच्छी स्थिति गुजरात में बनी है। जो बेटियां हैं वो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारा जो समाज है वो असंतुलित हो जाएगा और असंतुलित समाज जब होगा तब कितनी परेशानियां पैदा होती है हम सब जानते हैं। आज महिलाओं पर जो रेप होता है, महिलाओं को उठाया जाता है, वो किस लिए वो काम होता है? इसीलिए क्योंकि समाज में जो बेटियां हैं उसकी संख्या कम हो गई है। इसकी वजह से नए जो कामकाज पुरुषों की ओर से या ऐसे असामाजिक तत्वों की ओर से होता है वो इसलिए होता है। और इसलिए पूरे देश भर में ऐसे सम्मेलन, ऐसे वर्कशॉप करने की आवश्यकता है, समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है और खास करके महिलाओं के द्वारा वो जागृति आना चाहिए क्योंकि ये काम ज्यादातर महिलाएं ही करती है ऐसा मैं मानती हूँ। घर में सास है तो सास बोलती है कि चलो जाकर आप एबॉर्शन करवा दो तो हम करवा देते हैं, लेकिन उसके सामने बोलना चाहिए कि मैं नहीं करवाऊंगी, बेटी हो या बेटा उसका जन्म का अधिकार है और ये बेटी को जन्म का अधिकार मिलना चाहिए। पहले क्या था कि बेटी का जन्म तो होता था और बाद में उसको दूध पीती करते थे। बेटी का जन्म होने के बाद पानी और दूध मिश्रित करके इसमें बेटी को डुबाया जाता था और बाद में उसकी अंतिम क्रिया हो जाती थी और हम बोलते थे कि वो तो मरी हुई जन्मी थी, लेकिन मरी हुई जन्मी नहीं थी, वो बाद में उसको मार दिया जाता था। तो मैं मानती हूँ उस जमाना तो अच्छा था, कम से कम
बेटी का जन्म का अधिकार तो दिया गया था। आज तो हम इतना पढ़े लिखे तो बेटी का जन्म का अधिकार भी ले लिया हम लोगों ने कि आप तो माता की कुख में ही आप मर जाओ, और माता की कुख को हम लोगों ने स्मशान भूमि बना दिया है, स्मशान भूमि बना दिया है। और इसीलिए महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। और बाहर जो ये महिलाएं कामकाज करती थी, बेटी को बदनामी करती थी, मैं मानती हूँ ऐसे कई कार्यक्रम गांव गांव में होगा तो शायद आज बेटी को हम बचा पाएंगे। मैं अंत में एक बात आपको कहना चाहती हूँ। मैंने एक विदेश का एक डॉक्टर का नाम था सैमसन, उसकी एक जीवनी मैंने पढ़ी थी। वो गायनेक डॉक्टर था, और गायनेक डॉक्टर वो ही काम सालों भर करता था। बहुत ही ख्यातनाम डॉक्टर था, एबॉर्शन भी करता था, महिलाओं को बचाता भी था, अच्छा ऑपरेशन भी करता था, वेल नोन डॉक्टर था। और 40 साल तक वो काम उसने अपने हॉस्पिटल में किया। बाद में एक दिन उसने सोचा, क्या सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूं, माता के पेट में जो बच्ची या बेटा उछल रहा है उसको मैं मारता हूं, गर्भपात करवाता हूं। तो जब गर्भपात होता है उसी समय ये बेटी क्या अनुभव करती है ये मुझे देखना है। तो उसने एक फिल्म बनाने का सोचा कि अभी मैं जो एबॉर्शन करूंगा तो उसका एक छोटी सी मैं फिल्म तैयार करूं, और फिल्म तैयार करने के बाद मैं देखूं कि कुछ में जो बेटी है वो बेटी क्या अनुभव करती है, उसका रिएक्शन क्या है। वो उसने सोचा, फिल्म बनाने के लिए सभी तैयारियां कर दी। 1-2 घंटे का उसने राह देखा, बाद में एक महिला आई और उसने जो काम पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद उसने वो फिल्म देखी। वो फिल्म देखने के बाद उसने अपने जो आत्मकथा लिखी है इसमें वो घटना का उल्लेख उसने किया है इसमें। तो उन्हीं के शब्द में मैं आपके सामने मैं रखती हूँ कि उसने किया कि मैंने सोच लिया फिल्म बनाने का, तैयारी कर दी, और बाद में 2-3 घंटे के बाद एक महिला मेरी हॉस्पिटल में आती है और बोलती है कि मुझे एबॉर्शन करवाना है। तो महिला ने टेबल पर ला दिया और बाद में स्टेथोस्कोप लिया और महिला के पेट में छाती पर रखकर ये मापा कि उतना उसका बीपी कितना है। तो बीपी तद्दन नॉर्मल था। माँ का बीपी नॉर्मल है, इसका अर्थ ये हुआ बच्चा का भी नॉर्मल है बीपी, और अच्छी तरह से माँ के पेट में वो खेला सोया हुआ। फिर मैंने एक हथियार लिया और माता के पेट पर जैसे रखा कि तुरंत पेट में जो बच्चा था वो एक और चला गया। अभी तो वो हथियार माता के पेट में गया ही नहीं था, सिर्फ रखने की वजह से, सिर्फ स्पर्श होने की वजह से वो बच्चा माँ के पेट में एक और चला गया। फिर मैंने हथियार माता के पेट में डाला, तब मैंने बीपी मापा तो 400 बीपी हो गया। फिर उसने बताया कि जिस तरह हमारे किचन में माता जब रसोई करती है तब जिस तरह मूली या ककड़ी काटती है, इसी तरह मैंने मेरे हथियार से ये बच्चे का हाथ और पैर और पेट का टुकड़े टुकड़ा कर दिया, और उसी समय एक मूंगी चीज वो बच्चा ने खाई। फिर उसका जो मगज था वो तो तोड़ने का था, तो फिर एक छोटी सी हथौड़ी जैसा साधन मैंने माता के पेट में डाला और वो हथौड़ी से जो बच्चा का सर था उसको तोड़ दिया। वो काम करने के बाद ये पूरा जो बच्चा का पूरा मलबा था वो बाहर निकालना था, तो एक दूसरा हथियार डाला जो वो पूरा बच्चे का जो शरीर था उसको एक रस बना दिया, और बाद में माता के पेट में से वो रस यानी कि बच्चा पूरा बाहर निकाल दिया।
और बाद में पूरी ट्रीटमेंट करके मैं मेरी ऑफिस में वापस आया। वो पूरा काम करने में सिर्फ 10-15 मिनट मुझे लगे और मेरी ऑफिस में आकर ये पूरा मैंने देखा, जो मैंने वर्णन किया वो उसने देखा। देखने के बाद उसको क्या लगा कि मैंने क्या काम किया और कितने बच्चों को मार दिया, कितने होनहार बच्चों का मैंने कत्ल किया। क्या मैं इसलिए पढ़ा था? मुझे इसलिए पढ़ाया था? मैंने संकल्प किया था कि हम बचाने के लिए है डॉक्टर, किसी को मारने के लिए डॉक्टर नहीं है। ये सोचकर मैंने तय कर लिया कि आज से मैं मेरी हॉस्पिटल बंद कर देता हूँ और कभी हॉस्पिटल खोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा पाप किया। भगवान का भजन करूंगा और मैंने जो पाप किया हूँ ईश्वर से माफी मांगूंगा। अभी तक मैंने सब कुछ नहीं किया। ऐसे कई घटनाएं देश भर में होती है। डॉक्टर का काम है बचाने का, मारने का नहीं, जीवन दान देने का, मारने का नहीं। यदि किसी को सहाय नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन मारना एक डॉक्टर का काम नहीं है, किसी का काम नहीं है, महिला का भी काम नहीं है। हम सब देखते हैं और पेपर में कई घटनाएं आती हैं। कोई युवान बेटा हो और असत्य रोग से पीड़ित हो, असत्य रोग से, डॉक्टर ने बता दिया कि वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा उसको रोग होता है। माता भी सोचती है कि अभी उसकी जो पीड़ा है वो हम नहीं देख पाते हैं, ईश्वर उसको ले जाए। घर के सब परिवार वो सोचते रहते हैं कि अच्छा है वो भगवान उसको ले ले, उसकी पीड़ा हम नहीं देख सकते हैं। और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अर्जी भी किया कि मरने की रजा दे दो, लेकिन किसी कोर्ट ने आज तक मरने की रजा नहीं दी है और ईश्वर के अधीन वो रहता है और उसकी जितनी उम्र है उसको जीना पड़ता है। तो जब ऐसे परिवार को, ऐसे होनहार युवान को भी हम ऐसी तरह नहीं मार सकते हैं, तो कई कोर्ट ने या कोई सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों ने तो बताया कि आप ऐसे होनहार बेटी फूंकने ही मार डालो, ऐसा किसने बताया? कोई कोर्ट ने आज तक किसी को ऐसा मरने की रजा नहीं थी, फिर हम एक काम कर रहे हैं। कितनी बच्चियों को हम लोगों ने मार डाली, करोड़ों करोड़ों बच्चियां हमारे पास से चली गई। मेरे भाई आप सोचिए, इधर बैठी हुई सभी महिलाएं, स्वयं मैं स्वयं स्टेज पर बैठी हुई सभी महिलाएं, यदि उसकी मां ने ये गर्भपात करवा दिया होता तो क्या हम आज होते आपके सामने? और पहले तो 4, 5, 6, 7 बच्चियों पैदा होती थी। मैं 6 बहनों की बहन हूँ। 6 महिलाओं को मेरी मां ने पढ़ाया, उच्च शिक्षा दी, उसने मारने की कभी प्रयास नहीं किया था। तो हम क्यों कर रहे हैं? वो 2 बच्चे को पालन नहीं कर सकते हैं। 2 बेटियां हो तो बेटा जैसी है। समान शिक्षा सबको मिलना चाहिए, समान उसका उछेर होना चाहिए। बेटे को इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन बेटी को 10वीं कक्षा में बाहर निकाल देते हैं। चलिए मेरे साथ कामकाज के लिए जाइए, वो करो वो करो। वो जो भेदभाव हमारे मन में है, वो जब तक ये भेदभाव बाहर नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं, तब तक समाज में वो असमानता रहेगी। आज खुशी का दिन है कि पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जैसे बड़ा प्रधान बने और मैं उसको एक संकेत के रूप में देखती हूँ, संकेत के रूप में देखती हूँ। और हम लोग बोलते थे अच्छे दिन आ गए, वो महिलाओं के लिए अच्छे दिन आए थे, बच्चों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं कि आज अभी और बाद में कोई भी महिला या बच्ची को नहीं मारेगा, एक संकल्प लेना पड़ेगा। पड़ती है तब वो गाय लेकर नजदीक की प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाती है और वहां जाकर अपनी सुरक्षा करवा सकती है। तो ऐसे माँ
बड़ा सरकार हम लोगों ने किया है। और इस साल मैंने घर घर टॉयलेट बनाने का अभियान शुरू किया। घर घर टॉयलेट होना ही चाहिए। क्या परेशानियां हैं हम सब जानते हैं, इसका वर्णन मैं करना नहीं चाहती। मैं भी गांव में से पली हुई हूँ और खेती पशुपालन करके आज सीएम बनी हूँ गुजरात की। और इसीलिए जब रात को 8 बजता है या अंधेरा हो जाता है, इसके बाद महिलाएं टॉयलेट के लिए गांव के बाहर निकलती हैं। ये क्या अच्छा हमारे लिए? मैं मानती हूँ कि गुजरात का ये हमारा कलंक है और ये कलंक को मिटाना चाहिए। और इसीलिए गुजरात सरकार ने करोड़ों रुपए का खर्च टॉयलेट के पीछे हम लोग कर रहे हैं। एक अभियान के स्वरूप में मैंने लिया और आज गुजरात के सभी लोग, उद्योगपति हो या छोटे गांव के रहवासी हो, एनआरआई हो, ये सब लोग अपने अपने गांव में टॉयलेट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और इसमें समाज की भागीदारी हो। इसीलिए मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि सीएसआर के लिए मैंने निधि बनाया है, मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि, जिसमें सीएसआर, जिसमें आप दे सकते हो। कोई 5,000 रुपए देता है, कोई 10,000 रुपए देता है, तो कोई 5 करोड़ रुपए भी देता है, तो कोई 10,000 टॉयलेट बनाने के लिए शपथ भी लेता है और काम करता है। और मैं दावा के साथ आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगले 2-3 साल में गुजरात के सभी घर में टॉयलेट होगा, सभी घर में टॉयलेट होगा। कोई महिला ऐसी नहीं होगी तो ओपन में उसको जाना पड़ेगा। कितने रोग, कितने डिसीज होते हैं हम सब तो जानते हैं, लेकिन इसके लिए काम करना चाहिए, इसके लिए अभियान के स्वरूप में लेना चाहिए। ये हम सब नहीं लेते थे, इसीलिए राज्य सरकार ने वो काम करने का काम किया। मैं आज आपके बीच आई हूँ। हरियाणा सरकार ने ये कामकाज शुरू किया है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ कि आपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का अभियान शुरू करके एक ऐसी होनहार बच्चियों को बचाने के लिए आप मैदान पर उतरे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और शुभेच्छा भी देती हूँ कि आपका जो अभियान है वो सक्सेस हो और हमारे आने वाले समय में कोई ऐसी बेटी न हो जिसको मां के पेट में मरने की बारी आए। और इधर जो भी महिलाएं, जो पुरुष, सभी संकल्प करके जाए कि अपने घर में, हमारे घर में ऐसी स्थिति पैदा न हो, ऐसी स्थिति पैदा न हो। हमें वो काम करना ही पड़ेगा, हमें आगेवानी लेना पड़ेगा। जब समाज के नेतृत्व करने वाले लोग वो काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे सलाह दे सकेंगे, दूसरों को सलाह कैसे दे सकेंगे? इसीलिए समाज के जो पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं, ये सबको ये समझना पड़ेगा कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। समाज करने के लिए तैयार है, नेतृत्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आज मुख्यमंत्री ने जब नेतृत्व हाथ में लिया है तो आप उसके साथ जुड़ो और सहयोग करेंगे तो मैं मानती हूँ कि आने वाले 2-3 साल में वो जो हमारी समस्या है वो समस्या निर्मूल हो जाएगी। आज आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसी वजह से मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और शुभेच्छा देती हूँ। जय जय गरी गुजरात, जय जय गरी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बहुत मूल्य अनुभव, जिनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है गुजरात साथ में, हम सबके साथ साझा किया और ये बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिस्कस होंगे और